हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं DSSB टीजीटी कंप्यूटर साइंस की जो वैकेंसी आई है 2024 के अंदर कि भाई क्या जो है वो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, एलिजिबिलिटी आपकी क्या रहेगी, सिलेबस आपका क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगी, सेफ स्कोर क्या रहेगा एंड प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ है, क्योंकि इससे पहले 3 बार DSSB में टीजीटी कंप्यूटर साइंस का एग्जाम हुआ है, ठीक है। उसके बिहाफ पे आपकी क्या कट ऑफ रही है, ताकि जब आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करो, जो भी बच्चा सीरियस है और जिसको है कि भाई जो है मुझे DSSB में टीचर बनना है, तो भाई आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि भाई कितनी बार वैकेंसी आई है, कितनी कितनी कट ऑफ गई है, और आपको जो है अभी से ही अपना एक टारगेट सेट कर लेना है। जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई अभी रिसेंट में आपकी वैकेंसी आई है और आपके फॉर्म भरने अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। 19 मार्च से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे और 17 अप्रैल आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। अब की बार जो आपकी DSSB के अंदर वैकेंसी आई है कंप्यूटर साइंस में वो 55 है। इससे पहले जो आपकी वैकेंसी आई थी 2022 में वो 106 थी। उससे जो पहले आई थी वो 364 थी, और उससे पहले जो 2014 में आई थी वो 2000 समथिंग थी, ठीक है। मुझे अच्छे से करेक्ट याद नहीं है, तो आप ये देख सकते हो। और अभी जो आई है वो 55 आई है। आप देख सकते हो कि लगातार जो आपकी वैकेंसी की संख्या है वो कम होती जा रही है, ठीक है भाई। इतना आपको समझ में आया। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो आपको किस तरीके से करनी है। उससे पहले आपकी क्वालिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए कि भाई मैं इस फॉर्म को भर सकता हूँ कि नहीं भर सकता। सबसे पहले आप ऑल ओवर इंडिया से फॉर्म डाल सकते हो। अगर आप अदर स्टेट के OBC हो, हमेशा याद रखना आप जो है दिल्ली के अंदर आप जनरल कैटेगरी में काउंट होगे। अगर आप अदर स्टेट के SC ST हो तो भाई दिल्ली के अंदर आप SC ST में काउंट होगे, ठीक है भाई। उसके बाद मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँ, TGT है तो भाई सबसे पहले आपका ग्रेजुएशन कंप्यूटर में ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन में चाहे आपने BCA कर रखा हो, चाहे वो आपने BSc कर रखा हो, चाहे वो आपने BTech कर रखा हो, ठीक है, कंप्यूटर साइंस से। या फिर आपका जो है अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, अगर किसी ने मास्टर कर रखी है वो कर सकता है, ठीक है भाई। ये आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है। और यहाँ पर जो है आपका BEd रिक्वायर्ड नहीं है, नो BEd। तो BEd यहाँ पर जरूरी नहीं है। तो जिन बच्चों का BEd नहीं है वो भर सकता है, क्या पता नेक्स्ट टाइम जब TGT की वैकेंसी आए तो वहाँ पर BEd मांग ले, लेकिन अभी आपका BEd नहीं मांगा गया है। तो जो भी बच्चा है और जिसने BEd नहीं कर रखा तो वो कर सकता है। अब मैं बात कर लेती हूँ एज लिमिट की, क्योंकि एज बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पर, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इसी वजह से फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि एज लिमिट अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूँ तो भाई जनरल कैटेगरी की 30 है। यहीं पर OBC की अगर मैं बात करूं तो 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है, 30+3। SC ST की बात की जाए तो 30+5। वुमेन की बात करूं तो वुमेन ज्यादातर बच्चे पूछ रहे थे, तो नो रिलैक्सेशन, कोई रिलैक्सेशन नहीं है भाई, ठीक है। ये है TGT कंप्यूटर साइंस। तो भाई क्वालिफिकेशन मैंने बता दी, एज मैंने आपको बता दी। अगर आप इन दोनों चीज़ों को पे खरे उतर रहे हो तो भाई बहुत अच्छी बात है, ताकि जो है एक तो कंपटीशन कम आप इसलिए मान सकते हो क्योंकि भाई ज़्यादातर बच्चे फॉर्म ही नहीं भर पा रहे। अगर एक दिन भी एक्स्ट्रा है 17 तो वो फॉर्म नहीं भर सकता। एंड सेकेंड थिंग, ज़्यादातर क्वेश्चन ये आ रहे हैं कि मैम जो अपीयरिंग वाले बच्चे हैं क्या ये फॉर्म भर सकते हैं, तो अपीयरिंग वाले बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते। 17 अप्रैल तक आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। सबसे अच्छी बात है सिर्फ एक पेपर होगा, सिर्फ एक पेपर होगा, ना कोई इंटरव्यू है, ना कोई प्री है, ना कोई मेंस है। 200 नंबर का एक पेपर होगा। इसमें अगर आपने अच्छा स्कोर कर लिया तो बस आपका सिलेक्शन पक्का, ठीक है। अब इस 200 में से अगर मैं बात करूं तो एक है आपका जनरल पार्ट और एक है आपका सब्जेक्ट पार्ट। जो जनरल पार्ट है उसमें आपका हिंदी टोटल 100 मार्क्स का ये रहता है और 100 मार्क्स का ये रहता है, ठीक है भाई। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपकी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग एंड लास्ट आता है जनरल अवेयरनेस, ठीक है। 20 20 20 20 एंड 20, ठीक है। टाइम की अगर मैं बात करूँ तो 120 मिनट।
अब ये 200 नंबर का पेपर करने के लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा वो 120 मिनट दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हो कि पर क्वेश्चन करने के लिए आपके पास 1 मिनट भी नहीं है। यानी कि इस क्वेश्चन में आपकी जो स्पीड है वो काफी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि भाई मैथ्स और रीजनिंग में करने में अगर आप फंस गए तो फिर आपके पास टाइम नहीं बचेगा। ठीक है, कुल मिला के 70 से 70 मिनट में आपको ये पेपर समेटना ही पड़ेगा, ताकि आप 50 मिनट अपने सब्जेक्ट को दे सको, क्योंकि 30 सेकंड में आपको एक क्वेश्चन वहां पर भी अटेम्प्ट करना है। मैक्स टू मैक्स बोल रही हूँ कि 70 मिनट यहाँ पे, क्योंकि मैथ और रीजनिंग आ जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं आपको जो आपका जो कॉमन पार्ट है, जैसे SSC वाले जो तैयारी करते हैं, क्योंकि वहां पर भी टाइम की रहती है, तो भाई आपको जो ये वाला पार्ट है वो बहुत अच्छे से, यानी कि मॉक टेस्ट वगैरह देने पड़ेंगे, ताकि आप कॉमन पेपर में ये देख सको कि कितनी देर में आप पेपर अटेम्प्ट कर पा रहे हो और कितनी अच्छी आपकी तैयारी है। ठीक है, इतना समझ में आया भाई। अब हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट जो है वो 90 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट रहेगा। 10 मार्क्स को आपको टीचिंग के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। टीचिंग यानी कि भाई आप टीचर बनने जा रहे हो, तो भाई टीचर पढ़ा रहा है, किस तरीके से बच्चों से डील करेगा, ये सारी चीजें आपको जो है नॉर्मल यहाँ पर पूछने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम पैटर्न। नेगेटिव मार्किंग की बात करूँ तो 0.25 यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग है। बिल्कुल यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी 0.25। ठीक है, अब DSSB में एक सबसे बड़ी चीज ये है कि जब आपके पास सेक्शन ओपन होके आते हैं, अगर आपका मन नहीं है पहले हिंदी अटेम्प्ट करने का और आपने हिंदी छोड़ के आगे चले गए, तो आप वापस हिंदी पर नहीं आ सकते। ये चीज़ आपको याद रखनी है। जैसे जब हम पेपर करते हैं तो इस तरीके से सेक्शन लिखे होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ठीक है, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, आपका सब्जेक्ट। ठीक है, इस तरीके से होता है। अब सबसे पहले सपोज हिंदी आया 20 एंड सब्जेक्ट के भी आपको 20 क्वेश्चन दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट आपको पूरे 100 के 100 क्वेश्चन दिख जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब्जेक्ट में भी आपको 20 क्वेश्चन के सेट आएंगे। ठीक है, अब अगर आपको आपके सामने पहले हिंदी ओपन है, ठीक है, और आप सोच रहे हो कि नहीं यार पहले मैं मैथ रीजनिंग कर लेता हूँ फ्रेश माइंड से, या पहले मैं अपना सब्जेक्ट अटेम्प्ट कर लेता हूँ, अगर आपने यहाँ से यहाँ डाक मारी तो भाई आप वापस नहीं आ सकते। ये चीज आपको याद रखनी है। अगर आपने एक सेक्शन स्विच कर दिया और आपके पास नेक्स्ट सेक्शन आया है तो वापस आप बैक नहीं कर सकते। ये चीज याद रखनी है। कुल मिला के यहाँ पर कहने का मेरा ये मतलब है कि आपको हिंदी को अटेम्प्ट करके तभी आगे जाना पड़ेगा। अगर आपने हिंदी छोड़ दिया तो वापस आप हिंदी में नहीं आओगे और फिर वो जो है आपका चला जाएगा। समझ रहे हो? ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, यानी कि मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है पेपर 1 के लिए। पेपर 1 आपको मॉक टेस्ट पे देना ही देना पड़ेगा, ताकि आपको अपनी स्पीड सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये था एग्जाम पैटर्न। अब मैं बात कर लेती हूँ सिलेबस की। सिलेबस कॉमन का तो बेसिक है, जो आप 10th तक पढ़ते हो, 10th तक, ठीक है, हिंदी इंग्लिश ज़्यादा वो नहीं आएंगी, आपको नॉर्मल पता होनी चाहिए। मैथ्स रीजनिंग आपको ट्रिक्स अच्छे से आनी चाहिए, ताकि जो है आप कम टाइम में जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। ठीक है, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर आपका रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट में आपको कोर सब्जेक्ट, जो आपका कोर पार्ट हम बोलते हैं ना, वो आपका अच्छा होना चाहिए, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, डिजिटल, कंप्यूटर फंडामेंटल। क्योंकि अगर मैं बात करूँ ना, सिलेबस आपका ऐसा पर्टिकुलर डिफाइन नहीं है। सिलेबस ऐसा आपका पर्टिकुलर डिफाइन है, जैसे KVS में डिफाइन हो गया है, MRS के अंदर डिफाइन हो गया है, जो दिल्ली में बुक्स पढ़ाई जा रही है वही आपका सिलेबस है। लेकिन अगर मैं DSSB की खुद की बात करूं तो वहां पर आपका सिलेबस बिल्कुल भी डिफाइन नहीं है। आपको बहुत सारे एरियाज में से पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम, डिजिटल, कंप्यूटर फंडामेंटल, डेटा स्ट्रक्चर, कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है, और आपका बिजनेस कंप्यूटिंग से क्वेश्चन आते हैं, मल्टीमीडिया, ठीक है, C++, हो सकता है पाइथन से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाए। इसके बाद आएगा आपका C++ हो गया, पाइथन हो गया, 1 2 3 4 5 6, वेब वाला पार्ट, HTML, XML, जावास्क्रिप्ट, ठीक है, और CSS। जो वेब वाला पार्ट है यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग,
ठीक है। तो कुल मिला के जो आपके मेन पार्ट्स हैं यहाँ से आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है एक दो सब्जेक्ट और मैं भूल गई हूँ। ठीक है, लेकिन जो मैंने आपको सब्जेक्ट लिखे हैं ये मेन सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ से जो है एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है भाई, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। और ठीक है भाई, आपका सिलेबस हो गया, आपका एग्जाम पैटर्न हो गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सेफ स्कोर की। सेफ स्कोर की बात करने से पहले मैं आप लोगों के सामने ला रही कट ऑफ। कट ऑफ जैसा कि मैंने कहा 2014 में वैकेंसी आई थी, 2017 तक चली। ठीक है, उसके बाद 2020 में आई कोविड के टाइम पे, पेपर बाद में हुआ था। उसके बाद जो आपकी वैकेंसी आई 2022 एंड अभी जो वैकेंसी आई है 2024। अगर मैं वैकेंसीज की संख्या की बात करूं तो यहाँ पे 2000 प्लस थी, यहाँ पे 364 थी, यहाँ पे 106 थी और अभी जो आई है वो 55 आई है। ठीक है, अब 2000 वैकेंसीज में जो आपकी अनरिजर्व की जो कट ऑफ थी, टोटल जो है 3500 बच्चों को डीवी के लिए बुलाया गया था। जब 2000 से ज्यादा वैकेंसी आई थी तो 3500 बच्चों को डीवी के लिए यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कट ऑफ निकाली जाती है। ठीक है भाई, कट ऑफ निकाली जाती है कितने बच्चों का हम ई डोजियर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है फाइनल कट ऑफ वो नहीं होती। ई डोजियर के लिए बुलाते जरूर हैं लेकिन फाइनल कट ऑफ हमेशा 8 से 10 नंबर बढ़कर आती है। तो इस टाइम पे अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी वो 90 गई थी और ओबीसी की 68 गई थी। देखो इतना डिफरेंस गया था। ये थी आपकी ई डोजियर की। अब फाइनल आप मान सकते हो यहाँ पे 100। ठीक है, इस तरीके से 10 मार्क्स अब मान सकते हो। सबकी मुझे अच्छे से याद नहीं है। ठीक है, मैंने वैसे पर्सनली जो है अलग से एक वीडियो बना के कट ऑफ डाल दी है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ताकि वहाँ पे हर एक की पर्टिकुलर है। बस मैं यहाँ पे एक आइडिया दे रही हूँ कि भाई इतनी आपकी कट ऑफ गई थी उस टाइम पे। 364 जब वैकेंसी आई थी आपकी, ठीक है, 364 जब आपकी वैकेंसी आई थी तो उस टाइम पे कट ऑफ गई थी 123 पॉइंट समथिंग थी। ठीक है, 123 पे जो है ई डोजियर के लिए बुलाया गया था। ई डोजियर के लिए बुलाया गया था 123 नंबर पे। कितने नंबर पे बुलाया गया था? 123 पे। ठीक है, अब फाइनल जो आपका सिलेक्शन हुआ था वो 133 पॉइंट समथिंग पे हुआ था। तो आप देख सकते हो पूरा 10 नंबर का यहाँ पर फर्क हुआ था जब जो है इतनी वैकेंसी थी आपके पास। अब रिसेंट में आपका रिजल्ट आया है इसका 106 वैकेंसीज का। इसके लिए ई डोजियर के लिए जितने कैंडिडेट्स को बुलाया गया है 250 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है ई डोजियर के लिए। ठीक है, और यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ गई है वो गई है 122 पॉइंट समथिंग। ठीक है, अब फाइनल आई नहीं है कि फाइनल जो है वो कितनी रहेगी। टोटल 106 में से 250 बच्चों को बुलाया है। अब आप देख सकते हो, अब 250 बच्चों को तो लेंगे नहीं क्योंकि वैकेंसी 106 है। तो आप देखो भाई 250 में से 106 बच्चे ही रखेंगे, बाकी सबको बाहर कर देंगे। अब फाइनल जो लास्ट में कट ऑफ बनेगी वही आपकी 132 के अराउंड जाएगी। ठीक है, अब आता है ये वाला वैकेंसीज। आप खुद देख सकते हो आधी हो गई है भाई, आधी वैकेंसीज हैं। अब आपको अगर सेफ स्कोर मतलब ऐसा हो कि भाई ई डोजियर के टाइम जब आप भरो मतलब अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करो तो आपको ये ना लगे कि भाई जो है मेरा होगा या नहीं होगा, यानी कि 135 आप और बिल्कुल जो सेफ मान सकते हो दैट इज 140। अगर आप 140 तक टारगेट करके चलते हो तो भाई आप बिल्कुल सेफ हो। ठीक है, और अगर आप इतना कर लेते हो तो पूरे चांसेस हैं कि भाई आपको DSSB में आप जो है अपना अपॉइंटमेंट ले लो। ठीक है भाई, तो ये था पूरा सेफ स्कोर आपको समझ में आएगा इस प्रीवियस के एनालिसिस के अकॉर्डिंग कि भाई ये प्रीवियस की कहानी थी। अब इस प्रीवियस के अकॉर्डिंग आपका फाइनल जो है वो इस तरीके से रहने वाला है। ठीक है भाई, तो आई होप आपको एक एक स्टेप समझ में आएगा DSSB को लेके, क्योंकि कई सारे बच्चों के आ रहे थे कि मैडम कंप्लीट चीज़ें बता दीजिए। मैंने अपनी तरफ से इन शॉर्ट आपको बहुत जो है काफ़ी सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।